प्रोफेसर अली खान केस, कुछ मामलों में झटपट गिरफ्तारी और कुछ में एफआईआर भी नहीं। इस पर उठे सवाल। बुधवार 21 मई को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन कहा कि उनके मामले की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी जब्त करने के लिए कहा है। साथ ही उन्हें भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में कुछ भी कहने से मना किया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिन पर उनके खिलाफ शिकायत हुई। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने उन्हें 18 मई को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा की एक अदालत ने 20 मई को प्रोफेसर अली खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके खिलाफ पुलिस ने 2 FIR यानी शिकायत दर्ज है। दोनों शिकायतों में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने और 2 समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा उन पर किसी महिला की लज्जा भंग करने और धर्म का अपमान करने के भी आरोप हैं। ये सारी धाराएं भारतीय न्याय संहिता के तहत लगाई गई हैं। प्रोफेसर अली खान ने अपनी गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। प्रोफेसर अली के गिरफ्तारी का कई लोगों ने विरोध किया है। विपक्षी पार्टियों ने उनकी गिरफ्तारी की तुलना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के नेता विजय शाह से की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने विजय शाह के बयानों पर आपत्ति जताई थी। दोनों प्रदेश की पुलिस का इन 2 मामलों में अलग अलग रुख रहा है। देखते हैं कुछ मामले जिनमें पुलिस ने तेजी से किसी को उनकी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया और कुछ ऐसे मामले जिनमें ऐसे कदम नहीं उठाए गए। 8 मई को की गई पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने लिखा था, इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन ये लोग शायद इसी तरह से मॉब लिंचिंग के पीड़ितों, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और BJP के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को लेकर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर सुरक्षा दी जाए। प्रोफेसर अली खान ने कहा, 2 महिला सैनिक के जरिए जानकारी देने का नज़रिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नज़रिए को हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। हालांकि प्रोफेसर अली खान ने अपने इसी पोस्ट में भारत की विविधता की भी तारीफ की। उन्होंने लिखा, सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही है उनकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने ज़मीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की प्रेस ब्रीफिंग से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकजुट है और एक विचार के रूप में पूरी तरह से मरा नहीं है। प्रोफेसर अली खान ने अपनी पोस्ट में आखिर में तिरंगे के साथ जय हिंद लिखा। इसके बाद उन्होंने 11 मई को एक फेसबुक पोस्ट में आम लोगों पर युद्ध के प्रभाव की बात की थी। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ी धारा के तहत उन्हें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। उन पर लगी बाकी धाराओं में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 में एक फैसले में कहा था कि 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आमतौर पर गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर यह आशंका हो कि आरोपी भाग जाए या सबूत मिटाए या सही से जांच नहीं करने देंगे, तभी गिरफ्तारी की जाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में दोहराया है। यही नहीं, कोर्ट ने पुलिस से बार बार कहा कि वे इसका पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसे मामलों में गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस आरोपी को अपने पास बुलाकर पूछताछ कर सकती है। एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ी धारा साल 2024 में भारतीय न्यायिक संहिता में लाई गई थी। इसके
पहले इससे मिलती जुलती धारा राजद्रोह की थी। समाचार वेबसाइट आर्टिकल 14 के साल 2021 में किए गए शोध के मुताबिक साल 2014 के बाद राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल बढ़ गया था। इससे खास तौर पर से सरकार के आलोचकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में कहा था कि यह धारा अंग्रेजों के समय में लाई गई थी। आज के समय यह धारा कानून में नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य के सरकारों को इस धारा के तहत किसी पर कार्रवाई करने से मना किया था। जब सरकार भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलकर भारतीय न्याय संहिता लेकर आई तो कई कानून के जानकारों का मानना था कि इसमें उन्होंने राजद्रोह का धारा को और मजबूत कर दिया है। इसका कानून के जानकारों ने विरोध भी किया। कानून के जानकारों ने प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का विरोध किया। सीनियर वकील राजीव धवन कहते हैं, उनकी पूरी टिप्पणी से साफ पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी देश विरोधी नहीं कहा। दुख की बात है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है। सीनियर वकील चंद्र उदय सिंह मानते हैं कि इसमें गिरफ्तारी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाती है। वह कहते हैं कि इस मामले में जांच करने लायक कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो कहा वह जनता के सामने है। पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उनका यह मानना है कि ऐसे मामलों में जब मजिस्ट्रेट भी किसी को हिरासत में भेजते हैं तो वे अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत समय से मजिस्ट्रेटों के खिलाफ एक शिकायत है कि आमतौर पर वे पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोपियों को हिरासत में भेज देते हैं। दूसरी ओर उनके पास ये सारी शक्ति होती है कि अगर उन्हें लगे कि किसी इंसान को हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दें। ऐसे मामलों में कई बार लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पास राहत मांगने जाना पड़ता है। साल 2020 में पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ भी राजद्रोह के आरोप लगे थे। अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर को खारिज किया और कहा कि सरकार की आलोचना करने से राजद्रोह लागू नहीं होता। यही नहीं, जब कोई इंसान अपनी टिप्पणी से लोगों को हिंसा के लिए उकसाए तब ही केवल उस पर कार्रवाई हो सकती है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर और प्रवीर पुरस्कारस्त और अर्णव गोस्वामी भी अब गिरफ्तार हुए तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही बाहर आए हैं। हालांकि कई बार कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी पुलिस तहकीकात की भागा दौड़ी चलती रहती है। अपने एक हाल में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को मौखिक या लिखित टिप्पणी के मामले में अगर यह आरोप है कि उससे दो समुदाय के बीच दुश्मनी बढ़ेगी तो एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को यह सोचना चाहिए कि टिप्पणी का क्या मतलब है, उससे समाज के समझदार लोगों पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की मौलिक अधिकार का भी सम्मान करना होगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर 12 मई को एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर काफ़ी विवाद हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस टिप्पणी पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने विजय शाह को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 14 मई को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 15 मई को हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर की गई एफआईआर की आलोचना की। कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने बहुत कमज़ोर एफआईआर दायर की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, पुलिस ने ऐसा एफआईआर दायर किया है जिससे विजय शाह को मदद मिले और वे बाद में कोर्ट से यह एफआईआर खारिज करवा सकें। अगर कोर्ट इस मामले पर निगरानी नहीं रखेगी तो पुलिस इस मामले की जांच सही से नहीं करेगी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। ऐसे कई मामलों में देखने को मिला है जहां किसी व्यक्ति को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें कोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है। साथ ही ऐसे भी कई मामले हैं जहां किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कोर्ट के कई चक्कर काटने के बाद भी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। उदाहरण के तौर पर कपिल मिश्रा से जुड़ा मामला देखा जा सकता है। बीजेपी के नेता हैं, अभी दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों से ठीक एक दिन पहले कपिल मिश्रा का दिया एक भाषण बहुत विवादित हुआ था। इसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हटाने को कहा था। इस मामले में अप्रैल 2025 को दिल्ली के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा था कि पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ठीक से तहकीकात नहीं की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को मिश्रा के बयानों और दिल्ली में हुए दंगों में उनकी भूमिका पर सही से तहकीकात करनी होगी। यह फैसला आने से 5 साल लग गए। हालांकि इसके करीब एक हफ्ते बाद ही दिल्ली के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने इस फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं के अनुसार ठाकुर और प्रवेश वर्मा द्वारा दिए गए कथित हेट स्पीच के बारे में एफआईआर दर्ज करने की मांग अब तक चल रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की नेता बृंदा करात ने इन दोनों के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। हालांकि उनकी ये मांग दिल्ली की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साल 2024 में छपे एक शोध के मुताबिक भारत में मुसलमान के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सबसे ज़्यादा हेट स्पीच देने वाले लोग में थे। हालांकि रिपोर्ट छपने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने इस रिपोर्ट का खंडन किया था। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।